आज हम एक इम्पोर्टेंट चैप्टर इनर डिसिप्लिन का ले रहे हैं। इम्पोर्टेंट इस मायने में है कि हमारे अंदर जो स्ट्रगल एक चल रही है हमेशा, एक अपने आप में अंदर हमारे अंदर कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो वो क्या है, इसे साइंटिफिक भाषा में किस तरह हम समझ सकते हैं, वो इस चैप्टर के अंदर ये बात हम देखेंगे। जनरली हम एक टर्म यूज करते हैं मन, कि भाई हमारे अंदर मेरे मन में ऐसा चल रहा है, मेरे मन में ऐसा चल रहा है। पर वो है क्या? और अंदर एक मन के भी अलग अलग भाग है। एक मन के दूसरे सब माइंड भी है। वो सब किस तरह है, वो जानना बहुत जरूरी है, ताकि हमारे अंदर का जो एक संघर्ष, जो एक फ्रिक्शन, घर्षण जो अंदर रहता है, उसको हम अच्छी तरह समझ सके और उसको हम मिटा सके। तो तवरिया जी ने इसके लिए पूरी साइंटिफिक ढंग से एक पूरी चीज तैयार की है, जो अ, इसको हम इंटेंसिटी चार्ट के रूप में भी समझ सकते हैं, और सेंटर के द्वारा इसको हम समझ सकते हैं। मतलब कि जो सेंटर से उसकी इंटेंसिटी क्या है, वो समझना जरूरी होता है। तो सेंटर्स एक सिस्टम में, जो लोग पुराने हैं वो तो जानते हैं कि 4 प्रकार के सेंटर्स तावरिया जी ने बताए हैं, और वो किस तरह काम करते हैं। हालांकि 7 प्रकार के सेंटर्स है, वो क्या है वो आगे हम देखेंगे। पर जनरल सेंटर्स जो है, वो 4 को हम जानते हैं। जैसे कि इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सेक्स एंड मूविंग। अब समझने की बात ये है कि ये जो नाम है उसके ऊपर हमें जाना नहीं है, क्योंकि इंटेलेक्चुअल का मतलब खाली बौद्धिक चीज नहीं है, या इमोशंस का मतलब खाली भाव नहीं है, और सेक्स का तो कोई खास उसमें है ही नहीं। तो मेन चीज जो है वो, जो हमारी प्राचीन जो शास्त्रों के अंदर जो एक मन को समझने के लिए जो एक पद्धति थी, जिसको हम त्रिगुण कहते थे, कि सत्व, रजस, तमस, ये तो हम जानते हैं। तो ये जो 3 गुण है, सत्व, रजस, तमस, वो जो है उसको तावरिया जी ने ये सेंटर के रूप में बताया है। मतलब कि इंटेलेक्चुअल सेंटर है, उसको हमें समझना है सत्वगुण। ये वो इमोशनल सेंटर है, उसको हमें समझना है रजोगुण। और सेक्स सेंटर है, उसको हमें समझना है तमोगुण। तो इस तरह हम समझेंगे तो बात पूरी समझ में आएगी। खाली शब्द पकड़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये 4 सेंटर्स है, और 4 सेंटर्स का हम एक रेशियो भी हम जानते हैं, कि तारिया जी ने 2 प्रकार के रेशियो बताए हैं सेंटर्स के। जैसे कि 2:4:8:2 और 5:2:1। 2 मतलब कि 2000, तो इंटेलेक्चुअल सेंटर जो है उसकी इंटेंसिटी कितनी है एक सामान्य आदमी की, उसको 2000 तक की बताई गई है। प्लस या माइनस, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव जो है इंटेंसिटी आदमी जो बनाता है अपने विचारों से, वो 2000 तक की सामान्य व्यक्ति के अंदर होती है। इसी तरह इमोशनल सेंटर के अंदर जो है वो 4000 है, सेक्स सेंटर के अंदर 8000 है, और फिर मूविंग सेंटर के अंदर 2000 है। तो 2:4:8:2, ये जो रेशियो बना है ये 2000, 4000, 8000 और 2000 से बनाया हुआ है। और दूसरा रेशियो जो बना है, जो एडवांस है, वो उसको 5:1 कहते हैं। मतलब 5 मतलब 5000, 2000, 2000 एंड 1000। इस तरह अलग अलग दो दो प्रकार के रेशियो तवरिया जी ने बताए हैं। अब हम जो हमारा जो सरफेस लेवल के ऊपर जो है, जो कामकाज जो चल रहा है, जो दैनिक, उसके अंदर जो इन्वॉल्वमेंट है वो ये 4 सेंटर्स के है। आईईएसएम जो केंद्र है, उनका इन्वॉल्वमेंट होता है, और जो हमारा विचार भी बनते हैं इससे ही बनते हैं, और इंटेंसिटी भी इससे ही जनरेट होती है। तो
ये जो है उसके अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, यहाँ जो बताया गया नॉन इक्विलिब्रियम, तो नॉन इक्विलिब्रियम है मतलब कि उसके अंदर कोई ये नहीं है, संतुलन नहीं है उसके अंदर। तो संतुलन हमें बनाना पड़ेगा। तो एक तो हम प्रैक्टिस जो करते हैं, साधना करते हैं, उससे तो संतुलन धीरे धीरे आ सकता है। उसके अलावा उसका जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं अलग अलग सेंटर्स का, तब भी हमारे अंदर ये धीरे धीरे संतुलन की प्रक्रिया बनती है। तो एक और है सत्व गुण, और उसके सामने जो है रजस और तमस गुण। हम जब देखते हैं या अनुभव करते हैं कि भाई कभी हमें सत्वगुण खींचता है, कभी हमें रजोगुण और तमोगुण खींचता है, तो हमेशा ये एक अंदर फाइट बनी रहती है। कभी सत्वगुण जीतता है, कभी रजोगुण तमोगुण जीतता है। तो ये जो एक संघर्ष है, फाइट है, उसको किस तरह हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं और इसके अंदर किस तरह इक्विलिब्रियम ला सकते हैं, ये हमारा साधना का लक्ष्य है। तो ये सेंटर के बारे में इतना, चार सेंटर के बारे में इतना बैकग्राउंड में मैंने बताया है। आगे जैसे पढ़ेंगे उसके अंदर और बातें भी आती रहेगी। तो पेज नंबर 115 पर है, चैप्टर 18, हाउ कैन वी रिस्टोर द इनसाइड नॉन इक्विलिब्रियम ऑफ द सेंटर्स। अब उसमें पहले वॉल्ट वाइटमैन का एक स्टेटमेंट है, आई बिलीव इन यू माई सोल, द अदर आई एम मस्ट नॉट अबेज itself to you, and you must not be abased to the others। तो कहता है कि एक कोटेशन में ये कहता है कि भाई आत्मा को, कि भाई मैं मेरे आत्मा के अंदर विश्वास करता हूँ, और अ, मैं मेरे आत्मा के सामने कभी किसी को नीचा नहीं दिखाऊंगा, कभी किसी को अपमानित न करूंगा, और तुम भी इस तरह दूसरे किसी को अपमानित मत करना। इस तरह का ये कोटेशन दिया है, ये तावरिया जी ने सेंटर्स के संदर्भ के अंदर में लिया है। इसीलिए वो कहते हैं, दिस सेम थॉट वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन इन रिगार्ड्स टू सेंटर्स। वी शुड नेवर अलाउ वन सेंटर टू डोमिनेट अदर्स और बी डोमिनेटेड इन टर्न। तो कोई भी सेंटर जो है, ये जो है इंटेलेक्चुअल है या इमोशनल सेक्स है, वो किसी को डोमिनेट नहीं करना चाहिए। मतलब एक का प्रभाव एक सेंटर दूसरे सेंटर के ऊपर हो जाता है, उसको प्रभावित करता है, तो गड़बड़ हो जाती है। तो दोनों जो अपने अपने अलग जो जो सेंटर्स है, वो अपने दायरे में रहकर उनको काम करना चाहिए। ओवर पावर इसको नहीं करना चाहिए, वो जरूरी है। We have seen earlier that there are 5 spots or centers in the physical brain, 4 of which receive the outside coded impulses by way of 1. Food and drink, 2. Breathing, and 3. The sensation of sound, touch, sight and smell। तो ये तो हम अभी जानते हैं कि हमारे अंदर जो इम्पल्सिस आते हैं वो 3 प्रकार से आते हैं, फूड एंड ड्रिंक से आते हैं, ब्रीदिंग से आते हैं, और जो पांचों इंद्रिय से जो आते हैं। तो वो जो आते हैं, और ये जो चारों सेंटर है वो फिजिकल ब्रेन के अंदर उन्होंने बताया है। मतलब ये जो फोरहेड है हमारा, जिसको कॉन्शियस ब्रेन कहते हैं, ये फोरहेड है, वहाँ IESM केंद्र सेल्यूलर लेवल के ऊपर ये यहाँ है, और वहाँ उसकी प्रोसेस बनती है। द फिफ्थ सेंटर विच रिसीव impulses from chemicals take care of the inside functions of maintaining the body and its various processes and the nerve fibers। अब पांचवा सेंटर भी अभी आगे वो बताते हैं, जिसको हम इंस्टिंक्टिव सेंटर कहते हैं। इंस्टिंक्टिव सेंटर मतलब कि जो शरीर की देखभाल रखने वाला जो केंद्र है, शरीर के अंदर जो क्रिया प्रक्रिया चल रही है उसको ठीक ठाक करता है। शरीर अगर बीमार हो जाता है तो उसको हील करता है, उसको रिपेयर करता है। तो वो जो सारी अंदर की प्रक्रिया है जो केमिकल बेस है, वो इंस्टिंक्टिव सेंटर है। और उसके अंदर अलग अलग प्रकार की प्रोसेसिस है, और ज्ञान तंतु जो है उसकी कामगिरी उसके अंदर इन्वॉल्व होती है। देर इज ऑल्सो ए 6th and 7th सेंटर
Up to the first four centers, the activity is on the cellular plane. In the fifth or instinctive center, the activity is cellular molecular. In the sixth center, the activity molecular, and in the seventh center, the activity is electronic. तो ये जो 7 प्रकार के मैंने बताया ना कि मेन जो है वो 4 है, उसके बाद में पांचवा जो है इंस्टिंक्टिव है, उसके बाद में 2 सेंटर्स बहुत एडवांस है जो नॉर्मल आदमी के अंदर काम नहीं करते हैं, जिसको सेंटर ऑफ इंसाइट एंड सेंटर ऑफ इंट्यूशन कहते हैं। तो सेंटर ऑफ इंसाइट जो है वो मोलेक्युलर लेवल का है, और सेंटर ऑफ इंट्यूशन है वो जो है इलेक्ट्रॉनिक प्लेन के ऊपर काम करता है। तो इस तरह सातों जो है वो अलग अलग प्लेन के ऊपर काम करते हैं, अलग अलग लेवल के ऊपर काम करते हैं। पर हमारा ज़्यादा कंसर्न है ये चारों के ऊपर आईईएसएम, क्योंकि हमें सबसे पहला फेस करना पड़ता है इनको, इसीलिए हमें ये चारों को खास टैकल करना जरूरी होता है। Now, what is this activity called molecular and electronic? We mean the molecular consciousness and electronic consciousness to man is possible through these two wonderful centers of consciousness, just as the four centers give him self consciousness. तो इस तरह मैंने बताया कि जो दो एडवांस जो सेंटर है वो सेंसर्स के अंदर एक मॉलिक्यूलर कॉन्शियसनेस रहती है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्शियसनेस रहती है, और हमारा जो 4 सेंसर्स है उसके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस रहती है। तो आईईएसएम द्वारा हमें सेल्फ कॉन्शियसनेस का बोध होता है। ये चारों केंद्र जो की कामगिरी है उसके द्वारा ही हमें सेल्फ कॉन्शियसनेस, स्वसभानता का हमें बोध रहता है। और वो जो दो जो है वो तो एडवांस है, उसके द्वारा बहुत ऊपर के लेवल का अनुभव होता है, पर जब वो डेवलप व्यक्ति के अंदर होता है तब। ऑल द 5 सेंटर्स ओबे एंड एक्नॉलेज द जूनियर मैनेजिंग डायरेक्टर। अब जूनियर मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो जो छठवां केंद्र है उसको जूनियर मैनेजिंग डायरेक्टर कहते हैं। 4 केंद्र आईईएसएम, पांचवा इंस्टिंक्टिव, छठवां जो सेंटर है इनसाइट का उसको जूनियर मैनेजिंग डायरेक्टर कहते हैं। However, this center does not like the things of the world, and the first 4 centers are only interested in the daily, petty routines and material things of the world. अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो चारों केंद्र है आईईएसएम, उसको ये संसार की चीज़ों के अंदर बहुत रस पड़ता है, और हमेशा संसार की चीज़ों के अंदर ही वो रस लेता है। दिन भर की जो हमारा डेली जो रूटीन है उसके अंदर ही उसका इन्वॉल्व होना बनता है। पूरे दिन तक यही चार केंद्र हर क्षण काम करते रहते हैं। तो क्योंकि ऊपर के एडवांस सेंटर्स तो अभी डेवलप नहीं हुए हैं, इसलिए ये 4 सेंटर्स काम करते रहते हैं। पर ये जो पांचवा छठवां सेंटर्स है मैनेजिंग डायरेक्टर का, उसको ये चीज़ें पसंद नहीं है। ये वर्ल्डली चीज़ के अंदर जो इंटरेस्ट जो है उसके उसको वो वर्ल्डली चीज़ों के अंदर इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा सुपीरियर केंद्र है इसीलिए। Junior managing director not attending the board of directors meeting does great damage, because in his absence no equilibrium is possible, and in the absence of corrective methods no equilibrium is ever brought about. तो क्योंकि अब ये जरा यहाँ भाषा उन्होंने वो, जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियों में डायरेक्टर्स होते हैं और मीटिंग्स वगैरह होती है, इस तरह की भाषा का उपयोग किया है। पर वो कहना ये चाहते हैं कि ये जो 4 सेंटर जो क्रिया करते हैं उसके अंदर वो रस नहीं लेता है, मीटिंग अटेंड नहीं करता है। उसका मतलब क्या कि वो जो 4 सेंटर काम करते हैं उसको करने देता है, उसमें वो कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है। इसलिए प्रॉब्लम क्या है कि ये चारों सेंटर अपनी मनमानी करते रहते हैं, और वो मनमानी करते इसलिए वो अंदर अंदर भिड़ते रहते हैं, एक दूसरे के साथ झगड़ते रहते हैं, और अंदर केओस हमेशा बना रहता है। तो एक सामान्य आदमी के अंदर या हमारे अंदर भी हम जब देखते हैं तो कई बार एक केओस जैसा होता है। कभी एक चीज ऊपर आती है, फिर दूसरी आती है, फिर तीसरी आती है।
इस तरह हमारे अंदर कोई बैलेंस या कोई एक स्पष्ट चीज नहीं होती है, कोई चीज की कंटिन्यूटी नहीं होती है, विरोधी चीजें चलती रहती है। एक बार एक विचार आया तो थोड़ी देर के बाद दूसरा विचार आएगा, उससे बिल्कुल उल्टा विचार होगा। तीसरा विचार आएगा, वो किसी और प्रकार का विचार होगा, क्योंकि ये मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है और चार केंद्रों के अंदर, इसीलिए चार केंद्र अपनी मनमानी करते हैं। ये प्रॉब्लम हमारे अंदर है। और दूसरा कारण ये है कि करेक्टिव मेथड का भी हम उपयोग नहीं करते हैं। जो लोग करेक्टिव मेथड, माने कि जो तावरिया जी ने सिस्टम में जो बताया है सब एक्सरसाइजेस वगैरह, उसका भी उपयोग नहीं करते हैं, तो फिर उसके अंदर तो कोई इक्विलिब्रियम, एक समतुला आने की संभावना बिल्कुल बनती ही नहीं है। What is mean by molecular and electronic plane consciousness? Suppose there is a hill. An average person with cellular plane consciousness will see a section of the outside of the hill. अब ये तीनों का की कंपैरिजन बताते हैं कि भाई एक जो चीज़ है वो सामान्य व्यक्ति के अंदर जो होता है तो वो कौन सी कॉन्शियसनेस से काम करता है, और अलग अलग कॉन्शियसनेस होती है तो अलग अलग क्या है उसका परिणाम आता है। तो हम जानते हैं कि भाई आईएसएम केंद्र जो है वो सेल्यूलर प्लेन कॉन्शियसनेस से काम करता है। तो मानो कि एक व्यक्ति है जो सामान्य है, उसकी सेल्यूलर प्लेन कॉन्शियसनेस है, तो वो एक टीले को देखता है या छोटी पहाड़ी को एक वो देखता है, तो वो क्या देखता है, जो उसको सामने से फ्रंट में से जो दिखाई देगा वही वो देखेगा। नॉर्मल कोर्स में हमारी हालत ऐसी ही है, हम कहीं घूमने जाते हैं देखते हैं तो क्या देखते हैं, जो फ्रंट साइड के ऊपर होता है वही हम देखते हैं। तो अगर हम टीले के पास जाते हैं तो एक टीला जो है वो ऊपर से नीचे तक हम देख सकते हैं, इससे परे हम कुछ नहीं देख जान सकते। A man with molecular plane consciousness, that is with the sixth sensor developed, can see the whole of the outside of the hill surface from top to bottom of the hill and on all the sides. अब देखो, अभी ये छठवां केंद्र अगर जागरूक होता है तो कितनी बड़ी घटना होती है कि वो चीज सामने से देखता है, पर खाली वो सामने की चीज नहीं दिखाई देती है, उसको चारों ओर की चीजें दिखाई देती है। मतलब ये हिल के पीछे क्या क्या है वो भी दिखाई देगा, उसकी साइड में क्या है वो भी दिखाई देगा, ऊपर से नीचे से चारों ओर से उसको दिखाई देगा। तो ये इतना बड़ा डेवलपमेंट है, जैसे हम कोई सोच भी नहीं सकते हैं कि अगर ये छत्ता केंद्र डेवलप हो जाता है ये मॉलिक्यूलर लेवल का, तो इतनी बड़ी घटना होती है, उसकी दृष्टि ही बदल जाती है। इस तरह की उसकी दृष्टि हो जाती है कि वो आगे पीछे कुछ भी देख सकता है। A man with an electronic plane consciousness, that is with the seven center developed, can see not only the entire outside surface of the heel from the top to bottom, but can also see the whole of the inside of the heel. अब देखो, अभी ये सातवां केंद्र है, उसकी तो और खूबी ये है कि ये न कि आजू बाजू का देख सकता है, पीछे का देख सकता है, पर इनसाइड इसके अंदर क्या है वो भी देख सकता है। मतलब कि वो जैसे कि अंदर पहुंच जाता है अपने सूक्ष्म रूप से, और अंदर क्या पड़ा है वो भी वो जान लेता है। तो कितना बड़ा ये डेवलपमेंट हो सकता है। और ये हकीकत है, क्योंकि हम जब शास्त्र पढ़ते हैं और हमारे ऋषि मुनियों की सिद्धि के बारे में हम जब जानते हैं, तब ये हमें पता चलता है कि भाई हमारे ऋषि मुनियों के अंदर ऐसी शक्तियाँ थी कि वो इस तरह की चीजें जो भविष्य में होने वाली है, भूतकाल में होने वाली, जो भूतकाल में हो गई, ऐसी चीजों को वो देख सकते थे, बता सकते थे। तो ये, क्योंकि ये छठा और सातवां सेंटर जिनके अंदर डेवलप होता है, इनके अंदर ऐसी चीजें घटित हो सकती है। दिस इज द tremendous difference between the first, fourth, fifth, द सिक्स्थ एंड द सेवन सेंटर। तो अलग अलग जो सेंटर है उसके अंदर ये डिफरेंस है। उसमें छठवां और सातवां का जो है वो एकदम अलग उसका ये है। बाकी के जो सेंटर से उसके उसकी कामगिरी
थोड़ी अलग है, पर ये छठी और सातवीं की कामगिरी जो है वो, जिसको एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन कह सकते हैं, मतलब ये खाली इंद्रिय के परे, इंद्रिय से नहीं देखते हैं, वो इंद्रिय के परे ये चीजों को देख रहे हैं। ये 6 और 7 सेंसर के अंदर ये हो सकता है। For further clarification, we would say that if there is a book and if it is open and in the language we can understand, the person with cellular plane consciousness can read the page that is open. अब दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, एक बुक के माध्यम द्वारा एक एग्जाम्पल देते हैं कि भाई एक सामान्य व्यक्ति है जो अपनी भाषा जानता है, और एक किताब है वो अपनी भाषा में लिखी हुई है, तो वो पढ़ता है और वो समझ सकता है। ये जो है चीज जो होती है वो सामान्य लेवल की है, और इसे हम कह सकते हैं कि भाई सेल्यूलर प्लेन कॉन्शियसनेस उसको हम कह सकते हैं। अब दूसरा जो है मॉलिक्यूलर प्लेन कॉन्शियसनेस वाले के अंदर क्या होता है, ए पर्सन विथ मॉलिक्यूलर प्लेन कॉन्शियसनेस कैन रीड एनी पेज विदाउट ओपनिंग द बुक इफ इट इज इन द लैंग्वेज ऑफ ही कैन अंडरस्टैंड। अब देखो ये एक जो छठवा केंद्र वाला है वो किस तरह काम करता है कि उसके पास आप बुक रखते हो, वो ओपन नहीं करेगा, फिर भी पर्टिकुलर पेज के ऊपर क्या लिखा हुआ है वो आपको वो बता सकता है, प्रोवाइडेड कि वो उसकी भाषा में होनी चाहिए, वो भाषा उसको वो जानता हो वो जरूरी है। मतलब अगर उसकी भाषा में अगर वो चीज़ लिखी हुई है तो वो किताब बंद रखते हुए भी बता देगा कि ये पेज के ऊपर ये ऐसा ऐसा लिखा हुआ होता है। तो ये भी एक गजब की सिद्धि है, गजब का डेवलपमेंट है। और इससे भी ऊपर इलेक्ट्रॉनिक प्लेन के ऊपर क्या होता है, ए पर्सन विथ इलेक्ट्रॉनिक प्लेन कॉन्शियसनेस कैन रीड द बुक इवन if it is closed and in any language, that is it is printed in or written। अब तीसरी व्यक्ति है उसको तो कोई भाषा की भी लिमिट नहीं उसको नड़ती है, वो तो कोई भी भाषा में उसके पास कोई भी किताब रख दी, और कोई भी भाषा की वो किताब है, वो भाषा नहीं भी जानता है, फिर भी वो बता सकता है कि ये किताब के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो ये एक अद्भुत अंदर की स्थिति है। और हम जानते हैं कि तावरिया जी के लाइफ के अंदर भी एक ऐसा इंसिडेंट वो बताते थे, जैसे कि वो एक बार जर्मनी गए थे, और जर्मनी में उनके फ्रेंड के वहाँ रुके थे, और उसका फ्रेंड ने बताया था कि भाई एक दिन बताया कि आज मेरा एक पार्टी के साथ मीटिंग है और उसके अंदर एक बड़ा सौदा होने वाले हैं, तो आप भी ये मीटिंग में हाजिर होना, और मैं आपके सामने देखूंगा, तो आप हाँ या ना में मुझे बताते रहना कि मुझे क्या करना है करके। तो मीटिंग चालू हुई। अब वो मीटिंग हुई जर्मन भाषा के अंदर। वो तो तावड़िया जी जानते नहीं थे जर्मन भाषा, तो और दोनों जर्मन भाषा में बात करते थे, और बीच में वो उनके सामने देखते थे, तो कभी तावड़िया जी हाँ ना मस्तिष्क खिलाते थे। लास्ट में फिर उसने पूछा कि मुझे ये सौदा करना चाहिए कि नहीं। तब उन्होंने बताया कि नहीं, ये सौदा मत करो, ये तुम्हारे लिए कोई फायदा कारक नहीं है। उसने फिर से पूछा कि अगर ये सौदा हो जाता है तो मैं बहुत इसमें से कमा सकता हूँ। फिर भी उन्होंने ना कहा, और बाद में वो इंडिया चले आए। 6 महीने के बाद में वो जर्मनी से उसके फ्रेंड का लेटर आया, उसमें उसने लिखा था कि मैंने अगर वो सौदा किया होता तो मैं खत्म हो जाता, मैं पायमाल हो जाता। तो देखो ये चीज, तावरिया जी तो जर्मन भाषा तो जानते नहीं थे, फिर भी अ, ये उनके अंदर ये जो सेंसर्स डेवलप थे उसके द्वारा वो जान सकते थे कि क्या चीज घटित हो रही है और उसमें क्या करना चाहिए। तो सही गाइडेंस उन्होंने उस समय उस व्यक्ति को दिया। तो मतलब तीन चीज अगर जिसके अंदर ये तीन सेंसर्स डेवलप होते हैं, हालांकि सातों सेंसर्स, तो वो एक बहुत अद्भुत व्यक्तित्व बन जाता है। Two such centers are within us. These two centers can be made to function. तो परमात्मा ने
पोटेंशियली तो हमें दिए है। ऐसा नहीं है कि ये कोई सेंटर बाहर से लाया जाता है या कोई बाहर से उसको कोई डेवलप किया जाता है, उगाया जाता है, ऐसा नहीं है। परमात्मा ने पोटेंशियली तो हमारे अंदर ये सेंटर तो डाले हुए ही है। खाली ये है कि हमने अपने ऊपर काम नहीं किया, इसलिए हमारे अंदर ये सेंटर डेवलप नहीं हुए हैं और वो काम नहीं कर रहा है। तो अगर हम सच्चे ढंग से साधना करते हैं और सही साधना करते हैं तो किसी न किसी जन्म में हो सकता है हमारे अंदर भी ये सेंटर जागरूक हो जाए और काम करने लगे। Of the five directors, each has one PA, secretary and other administrative staff. अब ये जो डायरेक्टर्स है, पांच मतलब IESM केंद्र और पांचवा इंस्ट्रक्टिव केंद्र, ये सबके सेक्रेटरी है, उसके असिस्टेंट है और उसके साथ में उनके एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ भी है उनके नीचे काम करने वाला। These subordinates to the directors all know the friction between the intellectual director and the emotional and sex directors and the domination of these directors over the intellectual। अब सादी भाषा में कहे तो हमेशा रजोगुण और तमोगुण सत्वगुण के ऊपर काबू पाने का प्रयत्न करते हैं। हम एक चीज सोचते हैं, कोई अच्छा हमें एक संकल्प करते हैं कि भाई हमें ये करना है, और ये इंटेलेक्चुअल सेंटर का हमेशा संकल्प होता है, सत्वगुण का संकल्प होता है। पर क्योंकि इमोशनल और सेक्स सेंटर को ये पसंद नहीं आता है तो वो क्या करते हैं कि इस सेंटर्स को अ, वो इस सेंटर्स को जो है वो इंटेलेक्चुअल सेंटर को काम करने नहीं देते। मतलब जो हमने संकल्प किया कि भाई कल उठ के हम ये करेंगे, योगा करेंगे, चलने जाएंगे, घूमने जाएंगे, अच्छा रीडिंग करेंगे, तो संकल्प तो सत्वगुण का हो गया। पर दूसरे दिन क्या होगा कि ये उस समय इमोशनल और सेक्स सेंटर एक्टिव हो जाते हैं और ये उसको काम करने नहीं देते हैं, तो इंटेलेक्चुअल सेंटर का जो संकल्प है वो व्यर्थ जाता है। ये फ्रिक्शन जो है वो उसके जो सबॉर्डिनेट है, उनके नीचे के स्टाफ है, उनको भी ये सब पता है कि ये इमोशनल सेंटर, सेक्स सेंटर और इंटेलेक्चुअल सेंटर के बीच में ये प्रॉब्लम या ये घर्षण एक है। जिस तरह कोई बड़ी कंपनी के अंदर भी ऐसा होता है, अलग अलग डायरेक्टर्स के अलग अलग ग्रुप होते हैं। वो लोग कुछ पजेस करने का प्रयत्न करते हैं, एक दूसरे को क्यों कुछ और कुछ उसके ऊपर कमांड लेने का प्रयत्न करते हैं। ऐसी चीजें जैसे हम व्यवहार में देखते हैं, इसी तरह वो सेम चीज हमारे अंदर भी घटित होती है। हमारे अंदर भी यही सब मारा मारी है। और ये पर बेसिकली इसके इसे हमें समझना है सत्व रजस तमस की गेम के रूप में समझना है। These subordinates therefore take an advantage of this friction, and it so happens that these subordinates reverse the command issued by intellectual director। तो ये प्रॉब्लम है कि इंटेलेक्चुअल डायरेक्टर ने, इंटेलेक्चुअल सेंटर ने जो कमांड दिया, या सादी भाषा में कहे तो जो संकल्प अंदर एक हुआ सत्वगुण के अंदर, वो उसको दूसरे सेंटर वाले और दूसरे सबऑर्डिनेट है उसको उल्टा देते हैं। मतलब उसको अमल में लाने नहीं देते हैं। और हम यही हमारे अंदर देखते हैं कि हम कुछ सोचते हैं कुछ और करते हैं कुछ, और कभी कभी तो हमें खुद आश्चर्य होता है कि अरे मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था, मैंने कैसे ऐसा कर दिया। तो ऐसा होता है क्योंकि ये सेंटर की जो रमत है उसको हम जानते नहीं है। एक सेंटर ने कुछ सोचा, दूसरा सेंटर ने कुछ कर लिया। तो ये प्रॉब्लम ये हमारे अंदर भी हमेशा बना रहता है। पर अगर हम सही ढंग से ऑब्जर्वेशन चालू करते हैं तभी ये सेंटर का प्ले पकड़ में आता है कि ये देखो इमोशनल सेंटर के अंदर से ये आया और उसको, उस कमान को वो वापस कर दिया। और ये इंटेलेक्चुअल सेंटर का ये कमान था, ये इमोशनल और सेक्स सेंटर का कमान है। या जो अभी जो बन रहा है वो इंटेलेक्चुअल सेक्स सेंटर से बन रहा है या इमोश या इंटेलेक्चुअल सेंटर से बन रहा है। मतलब हम जब ऑब्जर्वेशन करते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारे अंदर ये सारी चीज, ये रमत दिन भर चलती रहती है।
पर हमारा ध्यान हमेशा बाहर की ओर रहता है, इसलिए हमारे अंदर पता नहीं चलता कि अंदर क्या चल रहा है। क्योंकि वो एक बहुत भाव से हम किसी को कमिटमेंट करते हैं एक चीज का कि हाँ मैं तेरे लिए ये काम कर दूंगा, और फिर दूसरे दिन जब वो काम करने की बात आती है तब अंदर से झिझक उठती है। क्यों झिझक उठती है? क्योंकि जो कमिटमेंट करने वाला था वो कोई दूसरा था, और अभी जो झिझक रहे हैं वो दूसरे आ गए हैं। तो ये प्रॉब्लम हमारे अंदर हमेशा रहता है, पर जब हम अच्छी तरह इसको ऑब्जर्व करेंगे तभी हमें ये चीज़ों हमारे ध्यान में आएगी। इट क्रिएट्स ए वर्स सॉर्ट ऑफ मिसमैनेजमेंट विद इन। तो एक मिसमैनेजमेंट अंदर हो जाती है, इतनी बड़ी गड़बड़ हो जाती है, मिसमैनेजमेंट ऐसी हो जाती है कि व्यक्ति हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट के अंदर ही जीतता है, टू बी और नॉट टू बी की स्थिति में जीतता है। ये करूं, ये ना करूं, ये करूं, ये ना करूं, और ये करने जाता है तो फिर ये होता नहीं है, उसके अलावा दूसरा कुछ हो जाता है। तो ये अंदर एक मिसमैनेजमेंट की स्थिति बन जाती है। This is the sorry stage of affairs in an average man, and it is more uh, pronounced in the so-called criminal class. तो ये एक बहुत दुखद भरी स्थिति एक एवरेज व्यक्ति के अंदर होती है। हमेशा ये संघर्ष अंदर चलता ही रहता है, उसके अंदर एक दुखद भरी स्थिति है। और जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो गुनहगार होते हैं, उनके अंदर तो ये चीजें ज्यादा प्रोनाउंस रूप के अंदर ये दिखाई देती है। Seeing this state of affairs, it so happens that his own PA and secretary misbehave. अब ये जो सेंटर है उसके अपने अंदर के जो काम कर रहा है दूसरे सेल्स, वो भी उसके अंदर मिसबिहेव करते हैं। उसको हम इस तरह भी देख सकते हैं कि भाई हर एक केंद्र है उसके अपने आइज है। तो यहाँ सबोर्डिनेट सबोर्डिनेट की बात होती है, तो सबोर्डिनेट कौन? क्योंकि हम तो जानते कि भाई एक सेंटर है तो वो सेंटर फुल्ली काम कर रहा है, तो सबऑर्डिनेट फिर कौन कौन आ गया, कहाँ से आ गया? तो सबऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ कि एक इंटेलेक्चुअल सेंटर है, उसके अंदर हजारों आई पड़े हुए हैं, तो वो सब उसके सबऑर्डिनेट है। इसीलिए इमोशनल सेंटर, सेक्स सेंटर, ये सबके सबऑर्डिनेट है। मतलब हर एक प्रकार, हर एक सेंटर के अपने आईज, मेनी आईज पड़े हुए हैं अंदर, एक प्रकार का जिसको मैं कहते हैं। तो एक मैं, इमोशनल सेंटर का मैं अलग है, इंटेलेक्चुअल सेंटर का मैं अलग है, सेक्स सेंटर का मैं अलग है, और तीनों में मैं की कभी बनती ही नहीं है। तो तीनों में जो है एक दूसरे से एकदम विरुद्ध होते हैं। तो ये जो सबॉर्डिनेट है वो भी डायरेक्टर का जो हुक्म है उसको मानते नहीं है, क्योंकि उसके अंदर एक सेंटर के अंदर भी विभाजन हुए हैं, एक सेंटर के अंदर भी विरोधाभास होते हैं, होता है। ऐसा नहीं है कि खाली एक सेंटर से दूसरे सेंटर के अंदर विरोधाभास है, पर एक सेंटर के अपने अंदर ही विरोधाभास छुपा हुआ होता है, वो भी हम देख सकते हैं हमारे अंदर। दिस इज ऑल ड्यू टू lack of the knowledge of management, whether it to be a small or a large administration or the vast inside world। तो ये एक प्रकार का, क्योंकि ये हमें इसको अंदर से किस तरह मैनेज करना है उसका नॉलेज नहीं है। मतलब ये केंद्रों को किस तरह हमें चलाना है, केंद्रों से किस तरह हमें काम लेना है, वो हमें कुछ समझ में ही नहीं आता है। इसलिए ये अंदर जो है मिस मैनेज अंदर होता जाता है। और ये चाहे छोटे स्केल के ऊपर हो या बड़े स्केल के ऊपर हो, या एकदम विशाल अंदर का जगत के रूप में हो। इफ वी कुड रिस्टोर द prestige of the intellectual director and show him how to manage, we or anyone doing so would render a great service to mankind। अब देखो यहाँ किसको रिस्टोर करना है? इंटेलेक्चुअल सेंटर को। तो उसकी जो प्रतिष्ठा है वो अभी आ, वो डाउन हो गई है, क्योंकि इमोशनल और सेक्स सेंटर ने कब्जा जमा लिया है। तो इंटेलेक्चुअल सेंटर जो है वो एकदम अभी डाउन हो गया है। और उसके, क्योंकि वो सत्वगुण है, आफ्टर ऑल हमारे अंदर जो है वो सत्वगुण ही तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। हमारी जो साधक की यात्रा है वो तो सत्वगुण की यात्रा है, क्योंकि परमात्मा के प्रति जाना है तो सत्वगुण बढ़ाना पड़ेगा, तब परमात्मा के प्रति हम जा सकते हैं। तो ये सत्वगुण की यात्रा जो है, मतलब कि जो इंटेलेक्चुअल डायरेक्टर है वो एक प्रेस्टिजियस डायरेक्टर है।
उसको उसका जो ये है, उसकी डिग्निटी है, उसको वापिस लाना है। 5 मिनट के अंदर एक ब्रेक होगा। तो वो अगर ऐसा होता है, अगर केनेथ तो यहाँ एक बहुत अच्छी बात बताइए कि वुड रेंडर ए ग्रेट सर्विस टू मैनकाइंड। मतलब कि एक व्यक्ति के अंदर ये फिर से सत्वगुण प्रस्थापित हो जाता है तो एक ह्यूमैनिटी के अंदर बहुत बड़ी सेवा होगी। क्योंकि एक आदमी मतलब कि अब सुधर रहा है, एक आदमी अच्छा हो रहा है, तो ये तो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा है ना। एक आदमी बिगड़ता है तो पूरी सोसाइटी के लिए जोखिम है। एक आदमी बिगड़ता है तो पूरी सोसाइटी खतरे में पड़ सकती है। और एक आदमी सुधर जाता है, अच्छा हो जाता है, संत जैसा हो जाता है, तो पूरी सोसाइटी को उसका बेनिफिट मिलता है। तो अगर हम हमारे अंदर जो सत्वगुण है उसको फिर से प्रस्थापित कर सकते हैं और परमानेंटली, इसको तो अंग्रेजी 5 to 1 कहते हैं, तो परमानेंटली अगर इसको हम प्रस्थापित कर सकते हैं, ये सत्वगुण को, तो एक पूरी ह्यूमैनिटी की एक बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी। The intellectual director, to avoid friction, tries to be friendly with the other directors. अब इंटेलेक्चुअल सेंटर क्योंकि वो सबसे सीनियर है, बड़ा है, इसलिए जैसे कि घर में भी कभी जो कोई बड़ा आदमी होता है वो समाधान कर लेता है ताकि घर के अंदर संघर्ष ना हो, गड़बड़ ना हो। इसी तरह ये भी बेचारा इंटेलेक्चुअल सेंटर फ्रिक्शन को अवॉइड करने के लिए इन लोगों से, इमोशनल सेक्स सेंटर से, मतलब रजोगुण और तमोगुण से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं कि चलो भाई तुम्हारी भी सुनते हैं, थोड़ा हमारा रखो, थोड़ा तुम्हारा रखो। इस तरह का वो एक फ्रेंडली बिहेवियर रखते हैं। पर फिर भी ये इमोशनल सेक्स सेंटर पर उसका कोई खास असर नहीं पड़ता है, वो लोगों का डोमिनेशन हमेशा चालू ही रहता है। The price of friendship is to do as these directors want and not as he wants. तो वो उसकी उसका प्राइस तो इसको इस तरह चुकाना पड़ता है कि वो लोग जो कहते हैं उनको मानना पड़ेगा। जो इमोशनल सेंटर और सेक्स सेंटर कहते हैं वो इसको मानना पड़ेगा। और वो जो चाहता है, वो कोई अच्छी चीज चाहता है, वो भी होने नहीं देते हैं। तो ये स्वीकारना पड़ता है, मतलब एक उसके अंदर भी एक कमजोरी या लाचारी आ जाती है कि वो उसको ये चीज स्वीकारनी पड़ती है। और इस तरह वो एक संबंध बनाए रखने के लिए फिर ये आ, जाने देता है, वो अपनी चीज को पकड़ के नहीं रखता है। There are many persons who in their outward life become passive and just drag along, being too weak to resist और फाइट। तो हम हमारे समाज के अंदर भी देखते हैं कि बहुत बहुत सारे लोग इतने वीक होते हैं कि जैसे इस तरह जीते हैं कि ना कोई उसके वो ना गुस्सा करते हैं कि ना कोई विरोध करते हैं, ना कोई फाइट करते हैं। इस तरह के लोग होते हैं, एकदम पैसिव होते हैं। और जैसे कि ड्रैग, मतलब जैसे पैर घिसते हुए चलता है ना, गुजराती में जिनके लथड़िया खातो, तो इस तरह जीने वाले लोग बहुत सारे हम देखेंगे जिसके अंदर कोई अंदर एक फोर्स नहीं है। इतने सारे इतने एकदम पैसिव लोग होते हैं और बस रूटीन में जीते ही जाते हैं, बस सामने जो आया बस जी लिया, ये किया वो किया। पर उसके अंदर एक जो ऊपर उठने के लिए स्ट्रगल करने की जो ताकत है वो उनके अंदर बिल्कुल नहीं रहती है। Is it any more strange that the inside of many have resigned to this way of life? तो ये तो एक बिल्कुल एक विचित्र बात है कि बहुत सारे हम में से बहुत सारे लोगों ने इस तरह की वे ऑफ लाइफ को स्वीकार कर लिया है। इस तरह का जीवन का हमने स्वीकार कर लिया है और इस तरह हम जीते जाते हैं। और संसार में हम देखेंगे तो काफी लोग आपके आसपास में से ही मिल जाएंगे कि जो इस तरह स्वीकार किए ऐसी लाइफ जीते हैं कि उसके अंदर वो, उनके अंदर कोई ऊपर उठने का या संघर्ष करने की कोई न ताकत होती है न इच्छा होती है। इस तरह जीने वाले बहुत सारे लोगों को आप देख सकोगे। This sad state is brought about by many unmethodical fight between the intellectual on one side
and the emotional and sex centers on the other. तो आगे कहते हैं this sad state is brought about by many unmethodical fight between the intellectual on one side and the emotional and sex centers on the other side. तो अनमेथोडिकल फाइट, ये इनके लोगों के अंदर एक फाइट तो है, पर अनमेथोडिकल मतलब कि कोई जिस तरह से एक कभी कभी जो फाइट होती है वो किस तरह ये आईएसएम केंद्रों के अंदर जो चलता है वो इतना एक केओटिक लेवल के ऊपर चलता है, उसके अंदर कहाँ कोई सिस्टम या कोई मेथड या कोई ये कोई काम ही नहीं कर रहा है। तो अनमेथोडिकल फाइट यहाँ कहा है कि भाई एक अपने अपने ढंग से वो लोग फाइट करते जाते हैं, कभी इमोशनल सेंटर एक्टिव हो जाता है, कभी सेक्स सेंटर एक्टिव मतलब कि रजोगुण एक्टिव होता है, कभी तमोगुण एक्टिव होता है, और दूसरी ओर इंटेलेक्चुअल सेंटर माने सत्वगुण है वो एक्टिव होता है। तो इन 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 तीनों के बीच में ये एक हमेशा संघर्ष चालू रहता है। दिस ब्रिंग्स अबाउट ए परमानेंट माइनस कोर ऑफ द इंटेलेक्चुअल सेंटर, दैट इज माइनस रिजल्टेंट इंटेंसिटी। अब ये शब्द बहुत सारे लोगों के लिए नया होगा, जो लोग ने ये इंटेंसिटी चार्ट का अभ्यास नहीं किया है, तो वो जरा आपको फिर पीछे देखना पड़ेगा। एक्चुअली तो इसके आगे के थोड़े कुछ चैप्टर्स है, उसके अंदर ये सब बात आ जाती है, पर वो बहुत थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए वो चैप्टर्स मैंने छोड़ दिए। हालांकि गुजराती में तो हम एक बार सब देख चुके थे इंटेंसिटी चार्ट के, पर इस समय ये छोड़ दिए है ताकि इसके अंदर में से शॉर्ट में से मैं बता सकूं। तो ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी एक खास इंटेंसिटी चार्ट का एक शब्द है, मतलब कि जो केंद्र है IES और M, उसके अंदर हमेशा एक इंटेंसिटी बनती है, और इंटेंसिटी के फिगर्स तावरिया जी ने दिए है कि मतलब एक कर्म किया तो वो कितनी इंटेंसिटी से कर्म हुआ है और कौन से केंद्र से हुआ है, इसके मुताबिक उसकी इंटेंसिटी बनती है, और वो इंटेंसिटी तावरिया जी ने फिगर में दिया है कि भाई ये 2000 है कि 500 है कि 1000 है कि 400 है। तो किस तरह की इंटेंसिटी से हम कामकाज करते हैं उसके द्वारा जो निर्माण होता है उसको इंटेंसिटी कहते हैं, और वो फिगर में बताया हुआ है। तो इसका जो प्लस माइनस होता है कि तीनों सेंटर के अंदर जो प्लस माइनस होता है और लास्ट में जो बचता है उसको रिजल्टेंट इंटेंसिटी कहते हैं। ये शायद अभी आपकी समझ में नहीं भी आए, तो कोई चिंता की बात नहीं है, आगे थोड़ा उसका स्टडी करना पड़ेगा तब ये चीज़ समझ में आएगी। तो यहाँ कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल सेंटर जो है वो बार बार इस तरह मार खा जाता है क्योंकि इमोशनल और सेक्स सेंटर्स का डोमिनेशन हमेशा उनके ऊपर रहता है। तो उसकी वजह से इमोशनल ये अपना इंटेलेक्चुअल सेंटर जो है वो माइनस इंटेंसिटी के अंदर चला जाता है, मतलब कि अभी उसके अंदर कोई संकल्प करने की स्थिति ही नहीं बनी है। हम देखते हैं ना कई लोगों के अंदर कोई संकल्प को वो कर ही नहीं सकते हैं, कुछ अच्छा करने का कभी सोच ही नहीं सकते हैं, कुछ कोई फॉरवर्ड स्टेप्स लेने का सोच ही नहीं सकते, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। क्योंकि ऐसे लोगों के अंदर ये इंटेलेक्चुअल सेंटर है वो परमानेंटली माइनस स्कोर के अंदर चला जाता है। तो ये स्थिति जो है बहुत वो कम नसीब स्थिति है, क्योंकि वो आदमी का कभी भी किसी तरह का भी डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। तो ये स्थिति न बनने पाए इसलिए हमारे अंदर जितना जल्दी हो सके इतना इक्विलिब्रियम आ जाए वो बहुत जरूरी है, और साधक के लिए तो खास जरूरी है ताकि वो आगे की साधना आगे की यात्रा कर सके, सत्वगुण की साधना सत्वगुण की यात्रा कर सके। How can such a person have a chance of building up a plus resultant intensity again? तो अभी वो जो माइनस में मतलब कि घाटे में गया है ये केंद्र इंटेलेक्चुअल सेंटर जो अभी घाटे में चल रहा है, एकदम माइनस में गया है, इसको फिर से प्लस में किस तरह लाया जाए या इसको फिर से किस तरह उठाया जाए ताकि वो अपनी सोच से अपनी ढंग से काम करने लगे। No use calling such a person a sinner or a criminal or providing him with a jail, and then they're giving him
modern amenities, showing how we are advanced a nation is. तो ऐसे लोगों को कोई पापी या गुनहगार इस तरह नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इन लोगों के अंदर, बेचारे के अंदर, ये संकल्प शक्ति ही रही नहीं है। अच्छा कुछ करने की अभी संकल्प शक्ति बची ही नहीं है। वो कुछ अच्छा सोच ही भी नहीं सकते, अच्छा कर भी नहीं सकते, क्योंकि इनका इंटेलेक्चुअल सेंटर या सत्वगुण है वो इतना मार खा गया है, इतना डूब चुका है कि वो कुछ कर ही नहीं सकता है। इसीलिए ऐसे लोग जो क्रिमिनल होते हैं, उसकी स्थिति यही होती है कि उनका जो इंटेलेक्चुअल सेंटर बिल्कुल काम नहीं करता होता है। पर क्योंकि ये तो खामी इंटेलेक्चुअल सेंटर की है, इसीलिए इन लोगों को क्रिमिनल कहना वो या पापी कहना अच्छी बात नहीं है। और ऐसे लोगों को हम फिर जेल में डालते हैं और आधुनिक सगवड़ देते हैं। और फिर हम एक प्राउड लेते हैं कि देखो हम तो कितने एडवांस नेशंस है कि हम जेल में सुधार का काम करते हैं। इस तरह सुधार से, जेलों में जो सुधार का काम होता है उससे कुछ नहीं होता है। उसका इंटेलेक्चुअल सेंटर किस तरह फिर से डेवलप हो सके, इस तरह उसको जो है करेक्टिव मेथड्स करानी पड़ती है। तो करेक्टिव मेथड्स के द्वारा ही उसका फिर से ये इंटेलेक्चुअल सेंटर काम करने लगेगा, तो जाके वो व्यक्ति सुधर सकती है और उसके अंदर गुनाह की जो प्रवृत्ति है वो खत्म हो जाएगी। पर ये तो कोई ये नहीं है कि भाई इसको जेल में डाला या पनिशमेंट किया तो पनिशमेंट से सुधर जाएगा, या फिर उसको कुछ और रूप से ट्रीट किया तो वो सुधर जाएगा। इस तरह नहीं सुधरते हैं, क्योंकि ये जो हम सब करते हैं ना वो बहुत सुपरफिशियल लेवल के ऊपर होता है। ये सारी चीजें जो है वो डीप रूटेड सबकॉन्शियस के अंदर होती है, और हम जो सुधार के जो प्रोग्राम करते हैं वो कॉन्शियस लेवल के ऊपर करते हैं। तो कॉन्शियस लेवल के ऊपर थोड़ा सा सुधार आता है, पर जो डीप रूटेड सबकॉन्शियस के अंदर ये जो सब गुनाह की वृत्ति पड़ी है वो कभी भी खत्म नहीं होती है। We have seen earlier the moments when the intellectual center is free and undominated. तो अगले चिप्सरों में उन्होंने ये बताया था कि एक समय ऐसा भी था कि भाई इंटेलेक्चुअल सेंटर फ्री था, मुक्त था, और उसके ऊपर किसी का भी डोमिनेशन, इसके ऊपर किसी का भी प्रभाव या एक डोमिनेशन उसके ऊपर नहीं था। Mercifully, the worst of criminals is filled with mercy and charity and love, and are overwhelmed at such specific times as explained earlier. तो ये आगे भी उन्होंने बताया था कि भाई ये कोई ऐसा समय आता है कि भाई जिसको हम गुनहगार कहते हैं उनके जीवन के अंदर भी एक दया का भाव आता है, उसके अंदर भी प्रेम का भाव आता है, दान का पुण्य का भाव आता है। और इस तरह की व्यक्ति के अंदर ये चीजें एक वो अंदर आती है किसी वजह से। और हम देखते हैं कि जिसको हम गुनहगार कहते हैं उसके अंदर कभी कभी अच्छाई को भी हम देखने मिलती है। कई सारी फिल्मों के अंदर भी हम देखते हैं कि जो कोई डाकू है या लुटेरा है, तो दूसरी ओर वो बहुत भला आदमी है, जो लूटता है वो दूसरों को दान कर देता है। तो क्योंकि ये चीज जो है वो हमारे अंदर ही है। तो ये ऐसा होता है कि कई बार व्यक्ति चाहे कितना क्रिमिनल हो, पर कोई कुछ अच्छा ही उसके अंदर से निकल आती है और वो अच्छा काम कर लेता है कभी कभार। At such moments, if the person concerned were to apply the corrective method, he could reverse the process and be on the way to recovery. That is, start changing the minus intensity to plus intensity by the use of corrective method. तो कहते हैं कि जिस क्षण ऐसी व्यक्ति के अंदर कोई दया का भाव या आता है, हो सकता है कोई प्लेनेटरी इन्फ्लुएंस से या और कोई कारण से भी किसी तरह भी आया, तो उस समय अगर वो करेक्टिव मेथड के अंदर जुड़ जाता है, कोई उसको बताता है साधना वगैरह क्या है, करेक्टिव मेथड क्या है, तो एक बहुत बड़ी संभावना बन जाती है कि वो फिर अच्छे रास्ते के ऊपर आ सकता है। वो उसका जो माइनस जो इंटेंसिटी थी वो धीरे धीरे प्लस इंटेंसिटी में बदल सकती है।
पर उसको वो करेक्टिव मेथड किसी से सीख के उसको फॉलो करना जरूरी है, ताकि उसके अंदर फिर ये चेंज एक परमानेंट फॉर्म के अंदर आ सकता है। इन द एब्सेंस ऑफ करेक्ट मेथड्स नथिंग हैपन्स। तो ये तो एक कतावरिया जी हमेशा बताते ही रहते हैं कि भाई करेक्टिव मेथड तो इसके बिना तो कुछ भी होने वाला नहीं है। वो चाहे सामान्य आदमी है या कोई थोड़ा ऊपर उठे उठा हुआ है, कोई भी है, हर एक को करेक्टिव मेथड तो अप्लाई करना ही पड़ता है और बार बार करना पड़ता है, ताकि हमने आगे देखा था कि प्रत्याहार स्टेज तक व्यक्ति जा सकता है और फिर प्रत्याहार के बाद आगे की यात्रा भी वो कर सकता है। In the absence of correct methods, nothing happens. Only repentance or the moment of regret is experienced. तो वो समय ऐसी स्थिति बनती है, अंदर कोई अच्छी स्थिति बनती है, तो जो व्यक्ति ने भूतकाल में जो गुनाह किया होता है उसके बारे में उसके अंदर एक दुख, एक पछतावा आ जाता है कि अरे मैंने कितना गलत किया था, मैंने कितने लोगों को परेशान किया था। ऐसे कोई अच्छी क्षणों के अंदर उसके अंदर भी एक पछतावा की क्षण आ जाती है और ऐसा होता है। पर ये सारी चीजें लंबी टिकती नहीं है, क्योंकि उसके अंदर भी वो इमोशनल और सेक्स सेंसर की जो इंटेंसिटी है अभी इतनी ही प्रबल है, तो उसको वापिस वो पुराने ढंग के या पुराने रास्ते के ऊपर ही उसको वापिस ले जाएगी। Repentance or the moment of regret is experienced, the blessed moment passes away and the old ways resume again. It is indeed sad but true. तो ऐसा होता है कि वो ब्लेस मोमेंट जो थी उसके अंदर एक दया का भाव आया था, उसके अंदर भी अच्छाई थोड़ी उग निकली थी, पर क्योंकि कहीं से उसको सपोर्ट नहीं मिला, कहीं से उसको बढ़ाने का मौका नहीं मिला, तो फिर वो मोमेंट चली जाती है और वो फिर से पुराने रास्ते के ऊपर चलने लगता है। तो ये दुखद है, फिर भी ये हकीकत है। Mercifully, it is ordained that any person who takes or who even does not take advantage of such blessed moment is presented with very much such fresh opportunities of the like nature, and a person knowing correct method can form a new habit. तो हो सकता है कि व्यक्ति को एक बार नहीं पर बार बार ऐसी अपॉर्चुनिटी भी मिले उसको, और उसका वो एडवांटेज ले और उसके द्वारा वो उसके अंदर एक नए प्रकार की जो नई पैटर्न जो है उसको वो जन्म दे सके, ताकि वो पुराने पैटर्नों से मुक्त हो सके। तो बार बार इस तरह के मौके तो मिलते रहते हैं, पर प्रोवाइडेड के उस समय वो करेक्टिव मेथड को फॉलो करते हैं तो ही उसके अंदर एक नई हैबिट फॉर्म हो सकती है। अदरवाइज तो वो मोमेंट चली जाती है और पुरानी चीज ऊपर आ जाती है, तो फिर दोबारा उसको प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। Mercifully, it is also ordained that when hundreds of thousands of human beings need this change, there appears in human form among them an advanced soul whom we call a saint or a prophet, depending upon the state of awareness of the masses. तो ये बहुत बड़ी बात है यहाँ एक बताई है कि भाई जब इस तरह हजारों लोग एक तैयार होते हैं जो सुधरना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, यात्रा करना चाहते हैं, ऐसे हजारों लोग जब तैयार होते हैं तो प्रकृति का एक ऐसा आयोजन है कि कोई बड़ा संत या कोई पैगंबर या कोई ऐसी व्यक्ति, एक एडवांस सोल, उच्च आत्मा जो है वो हमारे बीच में आती है और हमें फिर ऐसी कोई योग की क्रिया, आध्यात्मिक क्रिया या कोई ऐसा ज्ञान क्रिया कुछ दे जाते हैं, ताकि पूरा जो मास है जो तैयार है उसको करने के लिए, वो पूरा मास उसको कर सकता है और अपने अंदर नई पैटर्न को वो बना सकता है। और इसी चीज को
शायद भगवत गीता में भगवान ने भी जो बताया था कि भाई मैं बार बार मैं जब भी धर्म का नाश होगा तब मैं आऊंगा। वो जो था, when when virtue recedes and vice prevails, I come down to help mankind। ऐसा एक गीता के अंदर श्लोक है। तो वो चीज जो है वो घटित होती है। और कोई ऐसा परमात्मा का कोई पुत्र या कोई बड़ा संत या पैगंबर ऐसा आता है और बहुत सारे लोगों को इस प्रकार का शिक्षण देता है और उनको ऊपर ले जाने के लिए एक प्रयत्न करता है। और हम देखते हैं कि और एक हिंदुस्तान ऐसा है कि जहाँ पीरियोडिकली ऐसे संत आते ही रहते हैं हर युग के अंदर, हर सेंचुरी के अंदर ऐसे बड़े बड़े संत महात्मा हमारे यहाँ होते रहे हैं। विदेशों में ऐसा खास होता नहीं है। जैसे कि विदेशों में जीसस क्राइस्ट हुआ, फिर उनकी कक्षा का कोई व्यक्ति अभी 2000 साल के अंदर हुआ नहीं है और शायद प्रगत रूप में तो है ही नहीं। तो इस तरह दूसरे देशों के अंदर भी कोई बड़े संत हो गए हैं। पर भारत के अंदर एक इसकी विशिष्टता है कि हर युग के अंदर, हर समय के अंदर ऐसे ऐसे आ, संत महात्मा प्रकट होते ही रहते हैं। क्योंकि भारत के अंदर ऐसे ऐसे लोग भी बहुत है जिसके अंदर कुछ बनने की संभावना भी बहुत है। विदेशी के प्रमाण के अंदर भारत के लोगों के अंदर कुछ एक अच्छाई, इनबिल्ट अच्छाई एक पड़ी हुई होती है। हालांकि संजोग या सोसाइटी की एक अभी जो सोसाइटी एक बनी है उसका फॉर्म की वजह से बहुत सारा बदलाव आ चुका है। फिर भी एक बेसिक अच्छाई हिंदुस्तान के लोगों के अंदर जो है वो उसके कारण जो है यहाँ बार बार संत लोग जन्म लेते हैं और मार्गदर्शन करते हैं। इस तरह ये हमारा सदनसीब है। और भारत जैसे देश में पैदा होना ये भी बहुत बड़ा सदनसीब है। तो यहाँ समाप्त करते हैं क्योंकि आगे फिर सेंटर्स की बात होगी, आएगी, तो वो हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। यहाँ हम समाप्त करते हैं। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ जी। सर मेरा एक सवाल था फेज एक्सरसाइज से रिलेटेड। मैं हम्म। पिछले कुछ महीनों से एक्सरसाइज कर रहा हूँ और हम्म। ऑल्टरनेट डेज करता हूँ सर। रिफाइनिंग करता हूँ और फेज वन करता हूँ। तो अब हम्म। मुझे बहुत इजी होने लगा है फेज वन। तो मैं अभी ऑल डेज फेस करूँ या फिर फेज टू में करूँ? नहीं नहीं, ऑल डेज तो कभी भी नहीं करना है। वो तो तावरिया जी ने ये तो 48 आवर्स तो इट इज मस्ट। ये तो दवा जैसा है या आप एक बार दवा लेते हैं तो 6 घंटे तक दूसरी दवा का डोज नहीं ले सकते ना। इस तरह ये जो है इसकी इफेक्ट जो है 48 आवर्स की है। इसलिए कभी भी आप उससे पहले तो उसको कर ही नहीं सकते हैं। और रही फेज टू पर जाने की बात, तो कम से कम 6 महीना मिनिमम आपको फेज वन करना पड़ता है। एकदम पूरी ग्रिप आ जाती है 6 महीने के बाद ही आप फेज टू के ऊपर जा सकते हैं। तो अभी आपका कितना समय हुआ है मुझे पता नहीं, पर 6 महीने तक आप रुकिए और 6 महीने के बाद फेज टू के ऊपर आप जाइए। सर ये लास्ट लॉकडाउन में स्टार्ट किया था मैंने, मतलब 8-9 मंथ्स हो गए थे। कितने? 8-9 मंथ्स हो गए हैं। हाँ हाँ, तो अभी करो, फेज टू कर सकते हो, करो। एक सवाल, एक रिक्वेस्ट थी सर आपसे थोड़ी। सर हम्म। मेरे को फेज के बारे में साइंस पता नहीं है, कि कहीं एक्सप्लेनेशन भी नहीं है। सिर्फ इतना सा मालूम है कि हम वो इन्फिनिटी या एट के शेप में उनको रोटेट करते हैं प्राणास को, लेकिन इसके हम्म। बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हम क्यों कर रहे हैं ये। तो इसके बारे में सर एक सेशन आप ले सकते हैं? देखेंगे कभी। क्योंकि क्योंकि एक पूरी सेशन का इसमें इतना सारा मटेरियल नहीं है, एक सेशन तक बोल सके इतना सारा उसके अंदर है नहीं। फिर भी हाँ। कोशिश करेंगे कि कुछ बीच में या कभी कोई प्रैक्टिकल सेशन की बात, जैसे आगे रिफाइनिंग के बारे में बताया था, ये प्रिज्म वगैरह के इस तरह कभी कोई प्रैक्टिकल सेशन के बारे में कुछ बात करनी हुई तो कुछ ये करेंगे। बेसिकली ये जो है वो एस्ट्रल बॉडी की साधना है, एस्ट्रल का प्रिपरेशन है। जो हमारी नाड़ियां हैं और हमारे जो चक्र है
हमारे एस्ट्रल बॉडी के अंदर जो नाडीज है और चक्र है, उसको सबको क्लींस करने के लिए ये एक्सरसाइज तावरिया जी ने डिजाइन की है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको आगे स्पिरिचुअली आगे जाना है, मतलब एस्ट्रल जिनको तैयार करना है, उनके लिए तो ये अनिवार्य साधना है। इतना भी जानोगे तो भी काफी है। रिफाइनिंग और फेज में फिर क्या फर्क होगा, क्योंकि वो भी एस्ट्रल क्लीनिंग होता है नहीं इमोशंस नहीं, का। रिफाइन रिफाइनिंग रिफाइनिंग अलग चीज है। फेज फेज में डायरेक्ट एस्ट्रल के ऊपर असर पड़ती है, मैंने कहा ना, चक्र वगैरह के ऊपर। जो रिफाइनिंग में है वो प्रिलिमिनरी और स्टेज की वो चीज है, उसके अंदर इतना गहराई से चक्रों के ऊपर काम नहीं होता है और गहराई से नाड़ियों की ये नहीं होती है। जबकि ये जो है वो फेज है, वो एक्सक्लूसिवली इसके लिए ही है। अच्छा अच्छा। जी हम्म सर। सर और एक और क्वेश्चन है कि सर ये योग निद्रा का जो साइंस है, ये भी थोड़ा हम्म। सर तावड़िया साहब ने अपने डिस्कोर्सेज में इतना क्लियर नहीं दिया हुआ है। इसमें योग निद्रा क्या है, बल ने एक्सप्लेन किया है, लेकिन उसके बारे में थोड़ा साइंस मालूम नहीं है। तो इसका भी सर थोड़ा डिस्कस कीजिए कभी, अगर टाइम नहीं, मिले उसकी कभी। उसकी तो ये सीडी वगैरह में उसकी कमेंट्री आधे घंटे की अवेलेबल है, आपको और कुछ नहीं करना है। ये उसकी जो कमेंट्री है वो कहीं से वो कलेक्ट कर लीजिए, और आपको वो ही उसको ही आधे घंटा फॉलो करना है, आप बहुत कुछ समझ जाओगे उसके अंदर से ही। उसका वो सर साइंस अपने आप में समझ आ जाएगा। उसमें अपन रोटेट करते हैं अटेंशन अपना। हाँ, अटेंशन रोटेट लेकिन करते हैं। उसका साइंस नहीं पता है सर कि हम कितने देर, कितनी जल्दी रोटेट करना है, या फिर धीरे धीरे रोटेट नहीं करना नहीं, है, वो फास्टली रोटेट। कमेंट्री को ही फॉलो करना है आपको, कुछ ज्यादा फास्ट का सवाल ही नहीं है। कमेंट्री आधे घंटे की है, उसको आपको धीरे धीरे फॉलो करते जाना है। उसमें जिस तरह का आप बताया है कि भाई ये पार्ट को ये रिलीज करो, इस पार्ट को रिलैक्स। आप ये करो, इस तरह आपको फॉलो करना है। उसमें कोई आपको सोचने की कोई जी जरूरत ही नहीं है। जी सर, जी सर। ओके, बीजा कोई ने कहीं ओके। सवाल છે? नमस्ते साहेब। નમસ્તે ભરતભાઈ। ડિમાન્ડ છે એક, ડિમાન્ડ માંગણી શબ્દ છે બહુ માંગણી, ડિમાન્ડ શબ્દ જ બહુ ગભરાવે એવો છે। એ તપાસ સંગીતની ડિમાન્ડ છે। એ ડિમાન્ડ પાછી કયા કેન્દ્રમાંથી આવે છે તે જાણવી પડે ને। તું પ્યાર કા સાગર હે, એ ભજન સાંભળવું છે તમારી પાસે, જ્યારે આપને અનુકૂળ હોય ત્યારે કરજો। સારું, આવતા રવિવારે ચોક્કસ। ઓકે, આવતા થેન્ક રવિવારે યુ ચોક્કસ। વેરી મચ સાહેબ। ઓકે। આજે મારું ઘરું થેન્ક યુ ખરાબ સર। છે। આજે મારું ઘરું ખરાબ છે એટલે બહુ અ, વધારે હા હા, ખેંચતો નથી। હમ? બરોબર ओके। બરોબર, એ વખતે આવતા રહ્યો। થેન્ક યુ સર। हाँ हाँ, तो यहाँ समाप्त करते हैं। किसी को है कोई प्रश्न? कोई नो आवाज आवे છે? अगर प्रश्न नहीं है तो हम यहाँ समाप्त करते हैं। हेलो। Bye. Thank you very much. ओके So ओके, much. थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Upkar hai. Thank हाँ you हाँ, so much. Bharat Sahib, thank you. थैंक यू। धन्यवाद।